दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक होता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास शानदार क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ही बेहद शानदार है। क्या कह रहा है कि हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था या लाया गया था? पहला है विल्किंसन, दूसरा है क्लीवलैंड, तीसरा है विलियम बेंटिक, चौथा है लॉर्ड मैकाले। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लीवलैंड के द्वारा हिल असेंबली प्लान लाया गया था। और इस हिल असेंबली प्लान को ही क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है पहाड़ी पहाड़ी सभा योजना कहा जाता है। हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो क्या हो जाएगा ये? पहाड़ी सभा योजना। और इसको क्लीवलैंड के द्वारा कब लाया गया था? तो 1782 ईस्वी में लाया गया था, ताकि आदिवासियों का उन्नति किया जा सके। इतना याद रखना, ये वही क्लीवलैंड है जिसको 1784 में तिलका मांझी के द्वारा तीर मार के हत्या कर दी जाती है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये वही अंग्रेज अधिकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि टांगीनाथ का संबंध किस संप्रदाय से है? पहला है वैष्णव मत, दूसरा है पाशुपत संप्रदाय, तीसरा है बौद्ध धर्म, चौथा है इस्लाम धर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है आपका टांगीनाथ। और टांगीनाथ पर जो है भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। क्या? भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। और आपको बता दें यहाँ पर शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन भी किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो टांगीनाथ मंदिर है कहाँ पर है? तो टांगीनाथ मंदिर आपका गुमला जिला में है। गुमला जिला के आपको बता दें मझगांव की पहाड़ी में है। कहाँ? गुमला गांव के मझगांव पहाड़ी में स्थित है। इतना याद रखना है। अब गुमला की बात आया तो हमारा गुमला जिला बना है 1983 में। किस जिला से अलग होके? तो रांची जिला से अलग करके बनाया गया है। इतना क्लियर करना है। चलिए, तो टांगीनाथ मंदिर हमारा रांची रांची नहीं, गुमला के मझगांव में या मझगांव पहाड़ी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ढाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? पहला है 1767, दूसरा है 1767, तीसरा है 1769, चौथा है 1770। तो इसको जो है आप लोग 1768 कर लीजिए। ठीक है, अब इसका उत्तर आप लोग दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ढाल विद्रोह की शुरुआत 1767 ईस्वी में हुई थी। और ये 10 सालों तक चला था। कितने? 10 सालों तक चला था, अर्थात 1767 से लेके 1777 ईस्वी तक चला था। और ढाल विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो ढाल विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ ढाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जगन्नाथ ढाल के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है देवघर, तीसरा है दुमका, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रांची। रांची के बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद हम लोग असहयोग आंदोलन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो रांची जो है झारखंड की क्या है? झारखंड की राजधानी है। और रांची जिला कब बनता है? तो रांची जिला बनता है 1899 ईस्वी को। रांची को क्या कहा जाता है? तो रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है। इसके अलावा रांची को झरनों का शहर या सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारा जो रांची है उसको रांची मेरी जान भी कहा जाता है। और बता दें रांची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ये हो गया आपका रांची। अब आपको बता दें असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा सा। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कब किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, और इसको जो है 1922 में स्थगित कर दिया गया था चौरा चौरी वाला हत्याकांड के बाद में। तो यही आपको याद रखना है। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे, संक्षिप्त में बात करेंगे, कहे कि क्वेश्चनों की संख्या अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड आंदोलन के जन्मदाता किसे कहा जाता है? पहला है जे बार्थोलोमन, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा है शिबू सोरेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत सारा प्रतियोगी परीक्षा में हूबहू पूछ चुका है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 14, दूसरा है 6, तीसरा है 12, चौथा है 20। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 14 हो जाएगा। झारखंड से लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या आपका 6 है। तो लोकसभा सदस्य को भी सांसद कहा जाता है और राज्यसभा के सदस्य को भी सांसद कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि झारखंड से जो है कुल 20 सांसद चुनकर दिल्ली जाते हैं। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल हो जाएगा। ये जो झारखंड लोक सेवा आयोग की बात हो रहा है अर्थात ये जेपीएससी की बात हो रहा है। तो हम लोग जानेंगे कि जेपीसी की स्थापना झारखंड में कब किया गया था। तो जेपीसी की स्थापना झारखंड में 2001 ईस्वी में किया गया था। और हम लोग ये भी जानेंगे कि जेपीसी अर्थात झारखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष का नाम है एल खंगी याते। क्या नाम है? एल खंगी याते नाम है इनका। किनका? तो जेपीसी के वर्तमान अध्यक्ष का। इतना याद रखना है। अब यहाँ पर राज्यपाल का भी जिक्र हुआ है तो राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। आपको ये पूछता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? तो प्रथम राज्यपाल का नाम है प्रभात कुमार। क्या नाम है? प्रभात कुमार। और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? तो संतोष कुमार गंगवार। क्या नाम है? संतोष कुमार गंगवार वर्तमान राज्यपाल है। लेकिन आपसे ये भी पूछा जाता है कि झारखंड के जो है प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल का नाम क्या है? तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में जो है भारत की प्रेसिडेंट है अर्थात राष्ट्रपति है। और वहाँ भी इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है मधु कोड़ा, चौथा है रघुवर दास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शिबू सोरेन हो जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि झारखंड में अब तक झारखंड निर्माण से लेके अब तक जो है झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद आपको बता दें अनुच्छेद लिख के बताते हैं अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इतना याद रखना है। और झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। पहली बार अगर बात किया जाए तो पहली बार 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। फिर उसके बाद 2010 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। फिर 2013 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो 2009 में जब पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री अर्थात सीएम कौन थे? तो शिबू सोरेन थे। अब शिबू सोरेन जो है झारखंड के महान शख्सियत हैं। इनके बारे में भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो बता दें कि शिबू सोरेन को लोग प्यार से क्या बोलते हैं? दिसोम गुरु। क्या बोलते हैं? दिसोम गुरु कह के इन्हें पुकारते हैं। लोग इन्हें गुरुजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुजी भी बोलते हैं। अब शिबू सोरेन की बात आया है तो बता दें कि शिबू सोरेन के द्वारा 1970 में सोनोत संथाल समाज की स्थापना किया गया था। और 1973 में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी स्थापना किया गया है। ये आपको याद रखना है। अब शिबू सोरेन की व्यक्तिगत बात हम लोग जानेंगे तो शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी कब? तो 11 जनवरी 1944 को हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो रामगढ़ जिला में हुआ है। रामगढ़ जिला के नेमरा गांव में इनका जन्म हुआ है। और इनके बचपन का नाम क्या है? तो इनके बचपन का नाम है शिवचरण मांझी। ये भी याद रखना है। अब शिबू सोरेन की मृत्यु कब हुई है? तो शिबू सोरेन की मृत्यु हुई है 4 अगस्त को। कब? 4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई है। इतना याद रखना है। इन्हें जो है मरणोपरांत पद्म भूषण कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो है भारत सरकार का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये भी आपको याद रखना है। तो शिबू सोरेन के बारे में भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो आपको इतना कम से कम याद रखना है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? पहला है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 15 सितंबर 1950, तीसरा है 26 नवंबर 1952, चौथा है 15 सितंबर 1979। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 सितंबर 1979 को रांची नगर निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, और नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि पूरे झारखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो पूरे झारखंड में 9 नगर निगम हैं। और ये 9 नगर निगम कौन-कौन है, तो लिख के बता देते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से में एक है। तो एक आपका क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा अपना रांची हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका धनबाद। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका देवघर। चौथा क्या हो जाएगा? लिख दे रहे हैं। चौथा हो जाएगा आपका हजारीबाग। पाँचवा क्या हो जाएगा? पाँचवा हो जाएगा आपका मेदिनीनगर। छठा आपका हो जाएगा चास, और 3 बाकी है, उसको भी लिख देते हैं। सातवां आपका क्या हो जाएगा? तो सातवां हो जाएगा आपका आदित्यपुर। आठवां हो जाएगा आपका मानगो, और नौवां हो जाएगा आपका गिरिडीह। तो ये जो है पूरे झारखंड में वर्तमान में 9 नगर निगम हैं, ये आपको याद रखना है। और रांची नगर निगम की बात की जाए तो रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 ईस्वी को हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? पहला है 12, दूसरा है 13, तीसरा है 14, चौथा है 15। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। और गोत्र को संथाल जनजाति में क्या कहा जाता है? तो परिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिस कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और संथाल जनजाति कहिए या और भी बाकी जनजाति गोत्र के भीतर जो है शादी नहीं करते हैं, यानी कि सेम गोत्र में शादी वर्जित होता है। जैसे अगर हम एक्का हैं तो एक्का से शादी नहीं कर सकते हैं, हम लकड़ा है तो लकड़ा से शादी नहीं कर सकते हैं। रीज़न यह है कि सेम गोत्र के लोग भाई बहन समझे जाते हैं। हाँ, लेकिन अपने जात से बाहर का शादी नहीं करना है। संथाल हैं तो संथाल से ही करेंगे, ये आपको याद रखना है। अब संथाल जनजाति का जिक्र आया है तो संथाल जनजाति जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, और इनसे संबंधित क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन जेएसएससी आपसे पूछ सकता है वो आपको हम एक बार याद करा देते हैं। तो संथाल जनजाति की भाषा क्या है? संथाली भाषा। और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार जेएसएससी के अनुसार 1941 में किया गया है। और किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। इतना याद रखिएगा। साथ ही संथाली भाषा को 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक जो है आपका संथाली भाषा है, और जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है, और हमारे लिए गौरव की बात है। आपको ये भी याद रखना है कि संथाल जनजाति की जो प्रमुख देवता है उसे सिंगबोंगा कहा जाता है। और सिंगबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। इसके अलावा संथाल जनजाति में जो युवागिरी होता है उसे घोटुल कह के पुकारा जाता है। और संथाल जनजाति के लोग जो है सरहुल को बाहा कह के पुकारते हैं। ये सब क्वेश्चन आपका जेएसएससी में पूछा है और आगे भी पूछेगा। ठीक है, आपको बता दें कि संथाल जनजाति में शादी को क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। और किरिंग बापला जो है इनमें शादी का सबसे सामान्य रूप है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इनके समाज में जो है एक सबसे बड़ा सामाजिक सजा है, जो कि सामान्यतः यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर दिया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको बिटलाहा के नाम से जाना जाता है। यानी कि गांव घर से जो है हुक्का पानी बंद कर देना, ये है आपका बिटलाहा। ठीक है, तो चलिए 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 12 गोत्र पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पहला है संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उरांव जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव है। और उरांव जनजाति की भाषा कौन सी है? कुड़ुक भाषा है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो नारायण उरांव के द्वारा। ये आपको याद रखना है। साथ ही ये बता दें कि इनकी जो भाषा है कुड़ुक है, और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है।
और आपको बता दें कि उरांव जनजाति के लोग जो है स्वयं को कुड़ुख कहलाना पसंद करते हैं। और कुड़ुख का मतलब क्या हो जाता है, तो मानव हो जाता है या मनुष्य हो जाता है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि उरांव जनजाति के जो सर्व प्रमुख देवता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे धर्मेश के नाम से पुकारा जाता है। और धर्मेश भी भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। और उरांव जनजाति के लोग सरहुल को किस नाम से पुकारते हैं, तो सरहुल को ये लोग खद्दी कहते हैं। और सरहुल जो है इनका सबसे बड़ा त्यौहार है। और ये क्या कहते हैं, खद्दी बेचागे बरके, ऐसे कहते हैं। सब आपको याद रखना है। अब उरांव जनजाति में जो युवागिरी पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको धूमकुड़िया कहते हैं। क्या बोलते हैं, धूमकुड़िया। ठीक है, धूमकुड़िया कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये हो गया आपका उरांव जनजाति। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला है जंगल का आदमी, दूसरा है प्रकृति प्रेमी, तीसरा पवित्र आदमी, चौथा है विशेष आदमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जंगल का आदमी। बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी होता है। और आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। उसी 32 जनजाति में 8 को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। और ये 8 आदिम जनजाति है, उन्हीं में से एक जो है आपका बिरहोर है, ये आपको याद रखना है। और बिरहोर जनजाति के जो निवास स्थल है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको टंडा के नाम से जाना जाता है। और बिरहोर जनजाति सबसे अधिक झारखंड के हजारीबाग जिला में निवास करते हैं, ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि बिरहोर जनजाति में जो है एक विशेष चित्रकला जो है प्रचलित है, कौन सा, तो कोहबर चित्रकला। और कोहबर चित्रकला में कोह का मतलब पूछता है, बर का मतलब पूछता है। तो कोह का मतलब गुफा हो जाता है और बर मतलब दूल्हा हो जाता है। और संयुक्त रूप से अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ हो जाता है गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। ये सब आपको याद रखना है। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जंगल का आदमी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं। पहला है भूइहार, दूसरा मांझी, तीसरा महतो, चौथा है बैगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूइहार कहा जाता है। जंगल को साफ करना, उसको खेती करने लायक तैयार करना, वो क्या कहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, भूइहार। और उस जमीन को क्या कहा जाएगा, तो उस जमीन को भूइहारी जमीन कहा जाएगा। और ये सब आपको नहीं पता है तो आपको जो है CNT एक्ट यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पढ़ना होगा। और आपको SPT एक्ट यानी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को पढ़ना होगा। बहुत ही ज़रूरी है। झारखंड में अगर आपको नौकरी करना है, झारखंड के अधिकारी बनना है, साहब बनना है, तो आपको CNT एक्ट को जो है अच्छे से समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है। पहला दशहरा, दूसरा सरहुल, तीसरा कर्मा, चौथा है सोहराय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्मा पूजा होता है। हिंदू के भाद्रपद यानी कि भादो महीना, ठीक है, भादो महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी में जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कर्मा। और कर्मा त्यौहार जो है झारखंड के जनजातियों का सरहुल के बाद दूसरा प्रमुख त्यौहार है। और ख़ास बात यह है कि इस त्यौहार को जनजाति जितना शिद्दत से मनाते हैं उतना ही शिद्दत से सदान लोग भी मनाते हैं। इतना याद रखना है। अब कर्मा त्यौहार में जो है करम नामक वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। और ये त्यौहार जो है भाई और बहन, ठीक है, भाई और बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक वाला त्यौहार है। इसीलिए जो है कर्मा त्यौहार की तुलना रक्षाबंधन से किया जाता है, जो कि हिंदू लोग मनाते हैं। तो आपको बता दें कि सावन के पूर्णिमा में हिंदुओं के द्वारा जो रक्षाबंधन मनाया जाता है वो भी भाई और बहन के पवित्र प्रेम पर आधारित त्यौहार है। और हमारा जो कर्मा त्यौहार है ये भी भाई बहन के पवित्र प्रेम पर आधारित त्यौहार है। इसीलिए दोनों को एक दूसरे से तुलना किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है। पहला है ग्रामीण देवताओं को शांत करना, दूसरा है ग्राम सेवक का काम करना, तीसरा चरवाही करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण देवताओं को शांत करना। सीधी सी बात है, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा जो होता है, बैगा पहान ये सब क्या है, धार्मिक प्रधान होते हैं। और धार्मिक प्रधान व्यक्ति का क्या काम होता है, तो गांव में जो है पूजा पाठ संबंधी कार्य करवाना यही काम होता है। ठीक है, तो बैगा यानी कि पहान, पहान मतलब पंडित, यानी कि धार्मिक प्रधान विशेषकर जनजातियों का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू किया गया था? पहला 1905, दूसरा 1906, तीसरा 1907, चौथा 1908। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1908। ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अर्थात CNT एक्ट के बारे में बात हो रहा है, अर्थात छोटा नागपुर टेंडेंसी के बारे में बात हो रहा है। तो ये जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है, ये कब पारित होता है? ये पारित होता है 11 नवंबर 1908 ईस्वी को पारित होता है। और आपको बता दें कि ये जो CNT एक्ट है, इसका ब्लूप्रिंट कब और किसने तैयार किया था? तो 1902 में जो है इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है जे एच हाफमैन के द्वारा जो है इसका ब्लूप्रिंट 1902 में तैयार किया जाता है। अब इसमें जो है कितनी अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो इसमें टोटल 19 अध्याय हैं। कितना? 19 अध्याय हैं। और धाराएं की बात करेंगे तो 271 धाराएं हैं। इतना आपको याद रखना है। और ये क्या है? ये जो है आपका भूमि से संबंधित कानून है। क्या है? भूमि से संबंधित कानून है। और वर्तमान में झारखंड में जो 24 जिला है, उनमें से 18 जिला में आपका CNT एक्ट लागू है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, बढ़ें? हाँ, बढ़ते हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? पहला है दामोदर घाटी क्षेत्र, दूसरा है हजारीबाग पठार, तीसरा है सिंहभूम क्षेत्र, चौथा है कोल्हान क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर घाटी क्षेत्र में फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है। अब मिट्टी का ही बात आया है तो आपको बता दें कि झारखंड में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें सबसे प्रमुख मिट्टी आपका लाल मिट्टी है। अब लाल मिट्टी को प्रमुख इसलिए बोल रहे हैं कि झारखंड का जितना भी भूभाग है उसका लगभग 90% में लाल मिट्टी पाया जाता है। और लाल मिट्टी जो है बंजर नुमा मिट्टी है, इसमें ज़्यादा खेती नहीं होता है। कुछ मोटा अनाज इसमें फसल हो सकता है, जैसे मड़ुआ, गोंदली, गोड़ा, ये सब का फसल हो सकता है। लेकिन सच्चाई है कि यही मिट्टी जो है पूरे झारखंड में लगभग 90% भाग में बिखरा हुआ है। अगर काली मिट्टी की बात होता तो काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो 17 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर घाटी क्षेत्र। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल क्या है? पहला है 16 से 100 सेंटीमीटर के बीच, दूसरा है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, तीसरा है 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच, चौथा है 300 सेंटीमीटर से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच। आपको बता दें कि झारखंड में जो है, झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा कितनी है? तो 140 सेंटीमीटर है। कितना? 140 सेंटीमीटर। और ये 140 सेंटीमीटर को ही मिलीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1400 मिलीमीटर। ये भी आपको याद रखना है। अब वर्षा की बात हो रहा है तो हम लोग मानसून की भी बात करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में जो है मानसून प्रवेश कब कर जाता है? तो 10 से लेकर 15 जून तक जो है झारखंड में मानसून प्रवेश कर जाता है। और मानसून कब लौटता है? तो मध्य अक्टूबर तक, यानी कि 15 अक्टूबर तक जो है मानसून लौट जाता है। ये आपको याद रखना है। अब बारिश की बात कर लेंगे। वर्षा, ये बारिश का मौसम भिंगाए मुझे। तो ये जो बारिश है आपको बता दें सबसे अधिक झारखंड में वर्षा कहाँ होता है? तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका नेतरहाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेतरहाट में सबसे अधिक वर्षा होता है। और झारखंड में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो आपको बता दें चाईबासा के मैदान में सबसे कम वर्षा होता है। ये सब बात आपको जो है हूबहू जो हम बोल रहे हैं आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि दलमा अभयारण्य में किस पशु की बहुलता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो इसका पहला ऑप्शन है बाघ, दूसरा है हिरन, तीसरा हाथी, चौथा है बंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाथी हो जाएगा। देखिए दलमा अभयारण्य की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ है। ऐसे अगर इसका उद्घाटन की बात की जाए तो 1975 में ही राजीव गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, लेकिन स्थापना जो है 1976 कहीं कहीं लिखा मिलता है, इसीलिए 1976 को ही आप लोग याद रखिएगा। अब ये जो है आपका कहाँ पर है? तो दलमा अभयारण्य जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत पड़ता है। कौन सा जिला? पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत पड़ता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 16 जनवरी 1990 को। और दलमा अभयारण्य जो है विशेषकर आपको बता दें हाथी के लिए जाना जाता है। और दलमा अभयारण्य में भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना चलाया जा रहा है। कब? तो 1992 से जो है भारत सरकार द्वारा दलमा अभयारण्य में हाथी परियोजना चलाई जा रही है। ये सब जो है आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत के कुल लाह उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है। पहला है 50%, दूसरा है 60%, तीसरा है 70%, चौथा है 80%। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 50% हो जाएगा। पूरे भारत में जितना लाह का उत्पादन होता है उसका अकेले जो है झारखंड 50% उत्पादन करता है। तो हमारा झारखंड जो है बहुत सारे मायनों में अव्वल है, आगे है। हीरों का खान है, यहाँ पर सोना चांदी तांबा कोयला सब मिलता है, लेकिन भी सबसे गरीब है, यही सच्चाई है। ठीक है, तो भारत के जो है में जो कुल लाह उत्पादन होता है उसमें अकेले झारखंड 50% का उत्पादन करता है। अब झारखंड में भी अगर बोले तो झारखंड का जो खूंटी जिला है उसमें सबसे अधिक उत्पादन होता है लाह का, और पूरे झारखंड में जितना लाह का उत्पादन होता है उसका लगभग 29% जो है अकेले खूंटी जिला उत्पादित करता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। पहला है गिरिडीह, दूसरा है धनबाद, तीसरा बोकारो, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिरिडीह जिला में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। अब गिरिडीह जिला की बात करेंगे तो ये जिला बना है 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। अब गिरिडीह जिला में ही आपका क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी है, और पारसनाथ की पहाड़ी का ही दूसरा नाम क्या है, समेत शिखर। और ये जो है सिंपल या साधारण पारसनाथ की पहाड़ी नहीं है, ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है झारखंड की सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। अब सबसे ऊंचा कह रहे हैं भाई, तो आप लोग उसका ऊंचाई जानना चाहिएगा। तो उसका ऊंचाई अगर मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर होता है, फीट में नापिएगा तो 4478 फीट होता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है उसको जैन धर्म के लोग क्या कहता है, तो जैन धर्म लोग के कहता है कि ये जो है पहाड़ हमारे लिए तीर्थ स्थल है। अब ये लोग ऐसा क्यों कहता है, तो बता दें कि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्माण प्राप्त यानी कि मोक्ष की प्राप्ति इसी पहाड़ी में हुआ है, इसीलिए कहता है। अब इनका जो है जैन धर्म लोग का 23वां तीर्थंकर का नाम पूछता है, तो 23वां तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ के नाम पर ही जो है इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। अब एक तीर्थंकर झारखंड से भी था, उसका नाम क्या था, शीतलनाथ। अब शीतलनाथ जो है कौन से क्रम के तीर्थंकर थे, तो 10वें क्रम के तीर्थंकर थे। अब से झारखंड तो बोल दिए, लेकिन झारखंड के कहाँ के रहने वाले थे, तो भाई साहब ये झारखंड के चतरा के इटखोरी के रहने वाले थे, ये भी आपको याद रखना है। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गिरिडीह जिला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत का 58% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है, और इस अभ्रक को क्या कहते हैं। पहला हीरा, दूसरा है झबरू, तीसरा है रूबी, चौथा है सोना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूबी कहा जाता है। देखिए झारखंड में जो कोडरमा जिला है, झारखंड में जो कोडरमा जिला है जो 1994 में जिला बना है, इस कोडरमा जिला को झारखंड में भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है इसीलिए। और कोडरमा के अलावा अगर बात करेंगे तो झारखंड के गिरिडीह जिला है, हजारीबाग जिला है, इन जिलों में भी अभ्रक पाया जाता है, लेकिन बहुतायत मात्रा की बात होगा तो आपका कोडरमा जिला हो जाएगा। और कैसा क्वालिटी, तो उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, और इस उच्च कोटि का अभ्रक को ही क्या कहा जाता है, तो रूबी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब जिन क्षेत्रों में अभ्रक मिलेगा उन क्षेत्रों का मिट्टी कैसी होगी, तो उन क्षेत्रों की मिट्टी अभ्रक मूलक होगी। और अभ्रक मूलक मिट्टी का पहचान क्या है ये भी पूछता है, तो हो जाएगा कि यह जो है हल्का गुलाबी होता है और हल्का चमकीला होता है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के किस लोक नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। पहला है पाइका, दूसरा है डोमकच, तीसरा है झूमर, चौथा है छऊ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छऊ नृत्य को। अब छऊ नृत्य को सबसे पहले 1938 में जो है यूरोप में प्रदर्शन किया गया था। तो ये तो झारखंड का लोक नृत्य है ही, लेकिन जब से ये यूरोप में प्रदर्शन हुआ लोग इतने प्यार दिए इसको, इतना पसंद करते हैं कि यह लोक नृत्य जो है झारखंड का लोक नृत्य अब इंटरनेशनल लोक नृत्य हो गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब छऊ नृत्य की बात करेंगे तो छऊ नृत्य जो है क्या है, तो एक पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है, एक ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है, एक ओजपूर्ण नृत्य है, ये याद रखना है। इसके जो नर्तक होते हैं क्या करते हैं, मुखौटा पहन के नृत्य करते हैं। क्या, मुखौटा पहन के नृत्य करते हैं, इतना याद रखना है। आपको बता दें कि छऊ नृत्य की बात हो रहा है तो झारखंड में जो सरायकेला जिला है, क्या है, सरायकेला जिला, तो सरायकेला जिला को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है।
और ये सरायकेला जिला 2001 ईस्वी में बना है। और आपको बता दें कि पूरे भारत में 3 प्रकार के छऊ नृत्य पाए जाते हैं। उड़ीसा के मयूरभंज प्रकार और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया प्रकार और झारखंड का सरायकेला प्रकार का छऊ नृत्य पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब गठित किया गया था? पहला है 2009, दूसरा है 2011, तीसरा है 2013, चौथा है 2010। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2010। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? JSDMA कहा जाता है। तो इसकी स्थापना झारखंड में 2010 में किया गया है। अब ये भी सवाल पूछता है कभी कभी कि ये जो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री साहब होता है। यानी कि उस समय के जो है तत्कालीन जो भी मुख्यमंत्री रहेंगे झारखंड के, वही इसका अध्यक्ष बनेंगे। अभी हेमंत सोरेन जी हैं तो हेमंत सोरेन इसके अध्यक्ष हैं। कल परसों कोई और बनेगा तो वही होगा। कल परसों अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम ही इसका अध्यक्ष बन जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी, 2010 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम किस प्रखंड में स्थित है? पहला है इचाक, दूसरा है कसमार, तीसरा है चौपारण, चौथा है गोविंदपुर। तो इसमें भी डाउट नहीं करना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कसमार प्रखंड में वाईफाई ग्राम स्थित है। अब ये कसमार कहाँ है? तो आपका बोकारो जिला में। कहाँ है? बोकारो जिला में। और बोकारो जिला बना है 1991 ईस्वी में। अब बोकारो को ही क्या कहा जाता है? तो स्टील सिटी। अब स्टील सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोकारो में जो है इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है, इसीलिए स्टील सिटी कहा जाता है। अब कब किया गया है? तो 1964 में इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। रूस देश की सहायता से किया गया है। साथ ही बोकारो के जो है माराफारी नामक स्थान में किया गया है, इसीलिए जो है माराफारी को बोकारो का पुराना नाम भी कहा जाता है। और एक बात बोकारो के बारे में आपको याद रखना है कि बोकारो में जो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, वो क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। पहला है बछेंद्री पाल, दूसरा है प्रेमलता अग्रवाल, तीसरा है निकी प्रधान, चौथा है दीपिका कुमारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेमलता अग्रवाल। और प्रेमलता अग्रवाल की बात करेंगे तो इन्होंने जो है 48 वर्ष की आयु में जो है पर्वतारोहण जैसे कठिन कार्य को चुना था। जिस उम्र में आप लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, उस उम्र में ये महिला होके पहाड़ों में चढ़ने जैसे कठिन कार्य को चुनती है। कौन? आपकी प्रेमलता अग्रवाल। और ये कहाँ की रहने वाली है? झारखंड की है। हाँ हाँ, झारखंड की है, लेकिन झारखंड की जमशेदपुर की रहने वाली है। इतना याद रखना है। अब इन्हें जो है पर्वतारोहण में जो है विशेष योगदान देने के लिए और विशेष नाम कमाने के लिए इन्हें जो है 2013 में, कब? तो 2013 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो कि भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मंदिरों का शहर के नाम से कौन सा जगह जाना जाता है? पहला है दुमका, दूसरा है रांची, तीसरा है रामगढ़, चौथा है देवघर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवघर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। अब देवघर की बात की जाए तो ये जिला बना है 1983 ईस्वी में। देवघर में ही आपका क्या है? तो नौलक्खा मंदिर है। क्या है? नौलक्खा मंदिर। और इस नौलक्खा मंदिर को ही युगल मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा देवघर में क्या है? तो इसके अलावा हमारा देवघर में जो है आपका बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है। क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीना में पूरे 1 महीने के लिए सावनी मेला लगता है। और ये जो बैद्यनाथ मंदिर है, इसका निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। और राजा पूरनमल की बात करेंगे तो वो गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे, ये भी याद रखना है। और इस बैद्यनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है, पुराणों में क्या लिखल है? लिखल ऐसा है कि कहा जाता है कि यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार करना उपयुक्त है, माने बढ़िया जगह है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे भी एक दंत कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान महादेव, हम उनकी पत्नी सती, आप सोचते हैं कि पार्वती उनकी पत्नी है सर, नहीं, पार्वती का ही एक रूप है सती। तो उनके हृदय का अंतिम संस्कार महादेव के द्वारा यहीं पर किया गया था। इसीलिए कहा जाता है जब महादेव की अंतिम संस्कार तो आप भी करिए, क्या है कि बढ़िया जगह होगा, तभी तो महादेव किए थे हैं। महादेव ऐसे भी देवों के देव महादेव हैं, और शिव आज भी गुरु है, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि साइंस सेंटर कहाँ स्थित है? पहला है बरियातू रांची, दूसरा है बरही हजारीबाग, तीसरा है मांडू रामगढ़, चौथा है डुमरी गिरिडीह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बरियातू रांची में है और बरियातू में है।
इतना याद रखना है। साई, साई का मतलब क्या हो जाता है तो आपको बता दें, साई में एस जो होगा इसका हो जाता है स्पोर्ट्स। क्या हो जाएगा? स्पोर्ट्स हो जाएगा। ऑफ, स्पोर्ट्स ऑफ हो जाएगा आपका नहीं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा साई का फुल फॉर्म। इतना याद रखना है। और ये कहाँ पर है? तो रांची बरियातू में स्थित है। यहाँ पर बता दें कि 10 से लेके 18 साल के बच्चों को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। और कौन कौन सा खेल? तो विशेषकर हॉकी है, आपका कुश्ती है, इसके अलावा एथलेटिक्स है। इन सब खेलों का जो है ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाता है। कहाँ? साइंस सेंटर, जो कि बरियातू रांची में है। इतना याद रखना है, रांची। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? पहला घाटशिला, दूसरा जादूगोड़ा, तीसरा झरिया, चौथा है बगड़ू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घाटशिला में तांबा गलाने का खान है। और घाटशिला में भी कब बनाया गया है ये खान या कारखाना? तो 1930 में बनाया गया है। और ये घाटशिला कहाँ है? तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो 16 जनवरी 1990 को बना है। इतना याद रखना है। अब जादूगोड़ा की बात करेंगे तो झारखंड में जो है जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। और यूरेनियम क्या है मालूम है? ये एक आणविक पदार्थ है। और जादूगोड़ा भी कहाँ है? तो ये भी आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। झरिया की बात करेंगे तो झरिया जो है किसके लिए फेमस है? तो कोयला के लिए फेमस है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका धनबाद जिला में एक जगह है झरिया। इतना याद रखना है। और धनबाद जिला बना है 1956 में। बगड़ू पहाड़ की बात करेंगे या बगड़ू की पहाड़ की बात करेंगे तो ये जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका लोहरदगा में है। और लोहरदगा जिला बना है 1983 में रांची जिला से अलग करके। तो 29 का तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घाटशिला। आगे बढ़ते हैं और आज आपको एक क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा नया है, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं पर लिखे दिखे थे तो आपको हम दिए हैं। प्रीति बाला, ठीक है, एक नागपुरी सिंगर भी है प्रीति बाला, ठीक है, नागपुरी सिंगर। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? प्रीति बाला। एक किताब का नाम है। इसके रचनाकार कौन है? पहला है बुद्धू बाबू, दूसरा विभूति भूषण, तीसरा रणेंद्र, चौथा है महुआ मांझी। तो यहाँ पर जो है आपको दो विकल्प है, ए और बी, यही में से में है। ये दोनों का ये नहीं है। रणेंद्र का किताब आप जानते हैं ग्लोबल गांव के देवता और गायब होता हुआ देश है। और महुआ मांझी का मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ। तो ये दोनों में से में एक जन लिखे हैं। आपको ए और बी में से में ही उत्तर देना है। जो सही उत्तर देगा वो हमसे बातचीत कीजिएगा, हम आपको गिफ्ट देंगे, ठीक है। तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है आपको बताते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9334400526। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से आप लोग बातचीत कर सकते हैं। कॉल में शायद बात ना हो पाए, इसीलिए मैसेज या व्हाट्सअप ही कीजिएगा। और एग्ज़ाम संबंधी कुछ सवाल पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। साथ ही कुछ सुझाव और सलाह देंगे तो भी ये स्वागत है। तो आज के लिए बस इतना सही। क्लास अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अपने छोटे भाई, बड़े भाई और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये फ्री वाला क्लास का लाभ मिल सके। बाकी फिर जो है कल एक दमदार क्लास के साथ हम आप लोगों के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।